अगर आपने क्राइम पेट्रोल का वो निठारी वाला केस देखा है तो आपको सिर्फ एक सीरियल किलर याद होगा, लेकिन मुझे उस पूरी कहानी में किलर से भी एक बड़ा सवाल परेशान करता है कि इतने बच्चे गायब हो रहे थे, फिर भी किसी को ये समझ क्यों नहीं आया कि ये एक अलग अलग मिसिंग केस नहीं, एक ही केस है। आज हम किलर की कहानी नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पहली बार हारी कहाँ। 2005 नोएडा सेक्टर 31 निठारी गांव, एक तरफ आलीशान कोठियां और उनके पीछे मजदूरों की एक छोटी सी बस्ती। यहीं से एक बच्चा गायब होता है। घर वाले थाने पहुंचते हैं, मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेकिन बस यहीं तक, क्योंकि उस समय यह किसी को भी एक सामान्य मिसिंग केस से ज़्यादा नहीं लग रहा था। अब यहीं से आप इन्वेस्टिगेटर बन जाइए और मान लीजिए कि आपके थाने में एक 8 साल के बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आती है, तो आप क्या करेंगे? इलाके में पूछताछ, दोस्तों से बात कि आखिरी बार कहाँ देखा गया, या सिर्फ रिपोर्ट लिखकर बस इंतजार करेंगे? यही फर्क है एक मिसिंग केस और एक इन्वेस्टिगेशन में। कुछ दिन बीतते हैं, उसी इलाके से एक और बच्चा गायब होता है, फिर धीरे धीरे एक और बच्चा गायब होता है। ऐसे करते करते 7-8 बच्चे गायब हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि किस नंबर की मिसिंग कंप्लेंट पर आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए थी? दूसरी, तीसरी, चौथी? और यहीं इस पूरे केस की पहली दरार शुरू होती है। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो पैटर्न हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन उस समय क्या किसी ने इन सारी शिकायतों को एक साथ रखकर देखा? यही सबसे बड़ा सवाल है। कई परिवारों ने ये बाद में आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, और बाद में जब ये जांच हुई तो न्यायालय की भी ये टिप्पणियां आती हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई में ये चूक गई। अब जरा सोचिए कि अगर एक दीवार पर सिर्फ 4 मिसिंग कंप्लेंट्स चिपका दें और उनके लोकेशन को मैप से मार्क कर दे, तो आपको क्या दिखाई देगा? आप अगर देखोगे तो आपको कुछ कॉमन दिखाई देता है? यही काम इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम होता है, पैटर्न। लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हर कंप्लेंट्स की एक अलग अलग फाइल बन जाती है, हर परिवार आकर के अपना अलग अलग चक्कर लगाता है और कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। यहीं से ये केस एक मिसिंग केस नहीं रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन अब भी उसे मिसिंग केस की तरह देख रही थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी कोठी की जिसका नंबर बाद में पूरे देश को याद हो गया, D5। लेकिन पुलिस की नज़र उस घर पर इतनी देर से क्यों पहुंची? यहीं से पूरी कहानी एक घर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। D5, आज ये नंबर सुनते ही निठारी केस याद आ जाता है, लेकिन उस समय ये बस एक आम सा मकान था। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि किसी का भी ध्यान उस बंगले पर नहीं गया। अब ज़रा सोचिए कि अगर एक ही इलाके से कई बच्चे गायब हो रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पूरे इलाके का पैटर्न, या हर शिकायत को अलग अलग देखकर आगे बढ़ जाना? यहीं पर सिस्टम कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि जब तक अलग अलग शिकायतों को जोड़कर नहीं देखा जाएगा, तब तक कोई भी कॉमन लिंक सामने नहीं आएगा। फिर आता है दिसंबर 2006। एक पिता अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस D5 के बाहर पहुंचते हैं। बेटी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे पूरा केस अचानक पलट जाता है। घर के बाहर नाले के पास मानव अवशेष मिलने शुरू होते हैं। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं होता, फिर एक के बाद और अवशेष मिलने लगे, और अचानक देश की सबसे बड़ी खबर बन जाता है ये निठारी। यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्राइम पेट्रोल और बाद में ये फिल्म बनी थी सेक्टर 36, दोनों में सबसे ज़्यादा फोकस किलर पर रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो कहानी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन सीखना चाहते हैं ना, तो असली सवाल किलर नहीं है। असली सवाल है कि इतनी बड़ी डिस्कवरी होने से पहले क्या कोई वार्निंग थी? क्योंकि क्राइम सीन कभी भी अचानक नहीं बनता, उसके पहले क्लू आते हैं, वार्निंग आती है, कंप्लेंट्स आती है, बस उन्हें कोई जोड़ नहीं पाता। और इन्वेस्टिगेशन में यही सबसे महंगी गलती होती है। एक और सवाल, मान लीजिए कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और आपको पता चलता है कि पिछले कई महीनों से इसी इलाके में कई बच्चे गायब हुए हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? D5 की तलाशी, पूरे मिसिंग रिकॉर्ड्स खोलेंगे, या सभी परिवारों को एक साथ बैठाकर टाइमलाइन बनाएंगे? सोचिए, क्योंकि असली इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है। और अब यहीं से केस में एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम अगले कई महीनों तक हर न्यूज़ चैनल पर छाया रहा। लेकिन क्या सिर्फ उसे पकड़ लेना पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, या असली मुश्किल तो उसके बाद शुरू हुई थी? क्योंकि जिस केस में क्राइम सीन ही महीनों बाद सामने आए, उसमें एविडेंस कितना ही बचता है। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन की दूसरी परीक्षा शुरू होती है। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन महीनों पीछे चल रही थी, और यहीं इस केस की दूसरी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर किसी क्राइम की जानकारी आज मिले या 6 महीने बाद मिले, क्या दोनों इन्वेस्टिगेशन एक जैसी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्राइम सीन भी एक्सपायर होता है, एविडेंस भी एक्सपायर होते हैं,
लोगों की यादें भी एक्सपायर हो जाती है। और यही इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है, टाइम। अगर शुरुआती शिकायतों को जोड़कर D5 तक पहले पहुंच जाते हैं तो शायद इन्वेस्टिगेशन के पास कुछ और भी होता। फ्रेश क्राइम सीन, ताज़ा फिंगरप्रिंट्स, आसपास के लोगों की साफ यादें, सस्पिशियस मोमेंट की टाइमलाइन, हो सकता है और भी ऐसे कई सुराग जो महीनों बाद हमेशा के लिए खो गए। या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल ही जाते हैं, लेकिन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यही फ़र्क है अर्ली इन्वेस्टिगेशन और डिलेड इन्वेस्टिगेशन। और यहीं पे एक सवाल और उठता है कि क्या सिर्फ पुलिस ही देर से पहुंची थी या पूरा सिस्टम धीरे चल रहा था? क्योंकि जब तक केस राष्ट्रीय खबर नहीं बना तब तक गायब होने वाले बच्चे बस एक मिसिंग नंबर बनकर रह गए थे। यहीं एक समाज के तौर पर भी हमें खुद से भी सवाल पूछना चाहिए। और फिर जैसे ही ह्यूमन रिमेन्स मिलने की खबर आई, पूरा देश D5 के बाहर खड़ा हो गया था। कैमरा, माइक, लाइव कवरेज, ब्रेकिंग न्यूज़, हर चैनल सबसे पहले कहानी सुनाना चाहता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पहला नियम क्या कहता है? पहले क्राइम सीन बोलेगा, फिर एविडेंस बोलेंगे और आखिर में टीवी स्टूडियो बोलेगा। लेकिन इंडिया में हमेशा ये क्रम उल्टा ही होता है। देश में चर्चाएं, बहसें, थ्योरी सब कुछ तेजी से चलने लगा, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। और जब इन्वेस्टिगेशन पर हर घंटे, हर मिनट्स नतीजा देने का दबाव बनता है ना, तो गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो क्राइम पेट्रोल में शायद ही कभी समझाई जाती होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मकसद जल्दी थ्योरी पकड़ना नहीं होता, जल्दी आरोपी पकड़ना नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन का मकसद होता है अदालत में टिकने वाला सच जुटाना। दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपने जल्दी में कमजोर एविडेंस के आधार पर कोई थ्योरी बना ली तो अदालत में वही थ्योरी सबसे पहले टूटती है। और यही वजह है कि मैं इस केस को सिर्फ सीरियल किलर का केस नहीं मानता, मैं इसे इन्वेस्टिगेशन टाइमिंग का केस मानता हूँ। क्योंकि अगर शुरुआती मिसिंग कंप्लेंट्स पैटर्न की तरह पढ़ी जाती तो इन्वेस्टिगेशन महीनों पीछे नहीं चल रही होती। और यही मेरे हिसाब से इस पूरे केस की दूसरी सबसे बड़ी सीख है। अब तक हमने देखा कि कैसे शुरुआती मिसिंग कंप्लेंट्स को जोड़कर नहीं देखा गया, कैसे इन्वेस्टिगेशन महीनों पीछे चल रही है, कैसे हर दिन एविडेंस को कमजोर करता गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बचा है, क्या इस केस के बाद कुछ बदला? हर बड़ा केस देश को दो चीजें देता है, एक तो दर्द और दूसरी सीख। दर्द तो याद रहे लेकिन सीख भूल जाए तो फिर अगला केस सिर्फ समय की बात रह जाता है। मैं इस पूरे केस में 3 बड़े इन्वेस्टिगेशन लेसन सीखता हूँ। मिसिंग कंप्लेंट्स को कभी हल्के में मत लीजिए। एक शिकायत संयोग हो सकती है, लेकिन एक ही इलाके से लगातार एक ही उम्र के बच्चे गायब होने लगे तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका तुरंत बदल जाना चाहिए। यही पैटर्न एनालिसिस शुरू होता है और मेरे हिसाब से यही इस केस में सबसे बड़ी चूक हुई। लेसन नंबर 2, टाइम इन्वेस्टिगेशन का दुश्मन है। क्रिमिनल अगर एक दिन जीतता है तो इन्वेस्टिगेशन कई एविडेंस हार सकती है। क्राइम सीन, विटनेस, टाइमलाइन सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। और यही वजह है कि हर मिसिंग केस सिर्फ मिसिंग केस नहीं होता, वो संभावित क्राइम सीन भी हो सकता है। और लेसन नंबर 3, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, हम सब के लिए। अगर आपके पास लगातार अजीब घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें अलग अलग घटना मत समझिए, उनके बीच कनेक्शन ढूंढिए, क्योंकि कई बार केस एविडेंस से नहीं पैटर्न से खुलता है। और अब इस पूरे एपिसोड का सबसे ज़रूरी हिस्सा, मैं यहाँ किसी पुलिस अधिकारी का ट्रायल नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी मीडिया हाउस का ट्रायल कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में कहीं चूक हुई तो उसे छिपाना अगली चूक की तैयारी करना है। गलतियों को छिपाने से सिस्टम मजबूत नहीं होता, गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखना ही होता है, उनसे सीखने से होता है। और यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन रूम हर बड़े केस में ये 3 सवाल ज़रूर पूछती है कि क्या हुआ, कहाँ गलती हुई और अगली बार इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर हर एपिसोड के बाद हम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल भी सीख गए ना, तो शायद किसी अगले केस में वो प्रिंसिपल किसी की जान बचा सकता है। अपराधी सिर्फ कानून की गलती का फ़ायदा नहीं उठाता, वो हमारी लापरवाही, हमारी देरी और हमारी चुप्पी का भी फ़ायदा उठाता है। और यही है इन्वेस्टिगेशन रूम। यहाँ हम क्राइम नहीं सीखते, यहाँ हम क्राइम की कहानी नहीं सुनाते, हम इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल करते हैं।